जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एकलव्य कोचिंग क्लासेस में। और मैं हूं सौरभ ब्रजवासी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए नई वीडियो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत ने आज़ादी से लेकर तो आज तक के सभी युद्ध जो लड़े हैं भारत ने, उसका हम वर्णन करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि भारत ने आज़ादी के लिए कई संघर्ष किए हैं, युद्ध भी लड़ा था भारत ने आज़ादी के लिए, और कई क्रांतिकारियों और देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया था भारत माता को आज़ाद कराने के लिए। तो हम आज़ादी से लगाकर तो आज तक के सभी युद्धों का हम वर्णन करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अब हुआ क्या था कि दोनों देशों में मात्र 2.5 से 3 महीने के बाद, मतलब आज़ादी के 2.5 से 3 महीने के बाद दोनों देशों में युद्ध हो गया था कश्मीर को लेकर। ठीक है, किस कारण से हुआ था? कश्मीर को लेकर। अब मैं इस युद्ध का कारण बता देता हूं आपको कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश थे और जो कश्मीर जो प्रांत था वो ना ही भारत के अंदर में आता था और ना ही पाकिस्तान के अंदर में आता था। ये अपने आप में पूरे तरीके से स्वतंत्र था। और यहाँ के राजा थे हरि सिंह यहाँ के राजा थे। तो पाकिस्तान के घुसपैठियों या लड़ाकू बोल सकते हैं हम उन्हें, वह पाकिस्तान की सेना की मदद से जम्मू कश्मीर की बाउंड्री में घुस आए और वहां पर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ में उन्होंने व्यवहार खराब करना चालू कर दिया और वहां पर उन्होंने बमबारी और गोला बारूद चलाना चालू कर दिया, वहां पे आतंक फैलाना चालू कर दिया। तो इससे कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वह बहुत उदास थे इस चीज को लेकर। फिर वह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू के पास गए इस समस्या को लेकर कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो जवाहरलाल जी नेहरू ने राजा हरि सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप इस विलय पत्र पे साइन कर दीजिए। तो इस विलय पत्र का मतलब ये होगा कि जो कश्मीर है वह भारत का अभिन्न अंग है। तो हरि सिंह जो थे उन्होंने एक बार में इस विलय पत्र पर साइन या सिग्नेचर नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर जो प्रांत है वो स्वतंत्र रहे। उसके बाद में कश्मीर में पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे और वहां की सेना थी, उनका आतंक धीरे धीरे बढ़ता गया और वो आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने सोचा कि यह अगर पाकिस्तान ने अगर इसे जीत लिया तो यह इसको नर्क बना देंगे कश्मीर को। इससे बढ़िया तो यह है कि हम ये कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दे ताकि ये भारत के पास सुरक्षित रहेगा। तो इस कारण उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने ये मान लिया। तो अब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी सेना मतलब भारतीय सेना को आदेश दिया कि तुम कश्मीर पर कूच करो और वहां पर जितने भी लड़ाकू और पाकिस्तानी सेना अंदर घुसी है उन सबको बाहर निकालो, उन सबको खदेड़ दो। तो भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में एंटर कर गई और हेलीकॉप्टर की मदद से जम्मू कश्मीर के वो पहाड़ों पर उतरी और सभी पाकिस्तानी जो अंदर घुसे हुए थे घुसपैठिए सबको दौड़ा दौड़ा कर भगा कर उन्होंने मारा और कई लड़ाकों को उन्होंने मार गिराया और कईयों को उन्होंने भगा दिया। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर को उन्होंने जितने भी कब्जे कर रखे थे उन लोगों ने, उन सबसे भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर को आजाद कराया। अब आपको पता है कि पाकिस्तान भी हार मानने वालों में से नहीं है, पता है वो युद्ध करेगा ही करेगा। तो पाकिस्तान की सेना और भारतीय सेना दोनों आमने सामने आ गई। अब उन दोनों में भयानक युद्ध चालू हो गया। तो यह युद्ध चलता रहा, हर एक दो दिन छोड़ के यह युद्ध चलता रहा। कई बार उधर से गोला बारूद आते तो कहीं इधर से गोला बारूद जाते। प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसका निवारण निकालना बहुत जरूरी है और हमसे इसका निवारण नहीं निकलेगा, तो हम इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। अब तो प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को वह यूएनओ में लेकर चले गए। तो यूएनओ ने इस मुद्दे को सोल्व करने के लिए एक सभा गठित करी और एक प्रस्ताव बनाया इस मुद्दे को लेकर, और इस प्रस्ताव को उन्होंने अप्रैल 1948 को पारित कर दिया कि ऐसी कंडीशन रहेगी और ये नियम रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी हल्की फुल्की फायरिंग वगैरह वहां चलती रही और फाइनली 1 जनवरी 1949 को पूर्ण तरीके से युद्ध विराम हो गया। कश्मीर में शांति हो गई, सब जगह पर शांति हो गई और इसके बाद कश्मीर का 60% जो हिस्सा है वह भारत के कब्जे में आया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र आते हैं। और पाकिस्तान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का 40% हिस्सा गया, जिसके अंतर्गत बाल्टिस्तान, गिलगिट और गुलाम कश्मीर आते हैं।
है ना। तो ठीक है, तो ये था भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध और उसकी समाप्ति इस तरीके से हुई थी। तो हम अगले युद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला युद्ध जो है वो भारत और चीन के बीच में हुआ था और यह युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। और मैं आपको बता देता हूं कि चीन हमेशा से ही तिब्बत को अपना एरिया या अपना इलाका मानता था, उस पर कब्जा कर लिया था उसने, ताकि यह जो तिब्बत का जो एरिया है वो भारत के अंडर में नहीं जा सके। और चीन जो है वो मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच है उसको अंतरराष्ट्रीय रेखा चीन नहीं मानता था। और अक्साई चीन पर भी चीन ने सड़कें वगैरह बना रखी थी और वहां निर्माण कार्य करता रहता था चीन, उसको भी वो अपना क्षेत्र मानता था। तो और इस युद्ध के थोड़ा समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे कि पूरे विश्व भर में क्या नारा दे रहे थे वो, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन भारतीय सेना बहुत सतर्क थी, उन्होंने चीन की जो साजिश है वो समझ चुके थे कि चीन कभी भी भारत पर हमला कर सकता है इस सीमा विवाद को लेकर। लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरीके से मजबूर थी, क्योंकि भारतीय सेना के पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, कोई आधुनिक टैंक्स नहीं थे तो जिससे वो चीन से युद्ध लड़ सके। तो इनके पास कोई हथियार नहीं थे और इनके पास बजट भी इतना कम था भारतीय सेना के पास कि वो नए हथियार खरीद सके, नहीं खरीद सकते थे क्योंकि बजट बहुत कम था। तो फाइनली भारतीय सेना का जो अंदेशा था वो सही निकला और चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इधर चीन ने अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा को पार करके भारत के सैनिकों पर हमला किया और इधर से लद्दाख क्षेत्र में घुसकर और जो अक्साई चीन का क्षेत्र था यहां घुसकर उन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। अब मैं आपको लद्दाख की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बताता हूं। तो भारत में एक लद्दाख क्षेत्र में एक जगह थी जिसका नाम था चुरसुल। उस चुरसुल जगह पर भारत की एक हवाई पट्टी थी, प्रमुख हवाई पट्टी, उस पर चीन कब्जा करना चाहता था और उस हवाई पट्टी तक पहुंचने के लिए चीन को एक जगह से गुजरना था जिसका नाम था रेजांगला, जो कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी। तो रेजांगला से उनको गुजरना था लद्दाख में से। तो चीन 1,000 सैनिक की ब्रिगेडियर के साथ उस चुरसुल का जो हवाई अड्डा है उसकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन रेजांगला पर हमारे भारतीय सैनिक बैठे हुए थे जिनकी संख्या मात्र 123 थी। 123 कुमायूं सैनिक, भारतीय सैनिक वहां बैठे हुए थे, रक्षा कर रहे थे उस क्षेत्र की। तो चीन की 1,000 की ब्रिगेडियर वहां से निकल रही थी। तो दोनों सेनाएं अब आमने सामने हो चुकी थी, इधर मात्र 123 सैनिक थे और इधर 1,000 चीन की ब्रिगेडियर थी। दोनों का बहुत घमासान युद्ध चला 17,000 फुट की ऊंचाई पर और भारतीय सैनिक मात्र 123 सैनिकों ने चीन की 1,000 ब्रिगेडियर की सेना जो थी उसको मार गिराया, मात्र 123 सैनिकों ने। इसने चीन के 1,000 सैनिक तो मरे मरे, साथ में भारत के भी सैनिक मारे गए, भारत के 114 सैनिक मारे गए और साथ में इन 123 के कमांडर जो थे, 123 सैनिकों के कमांडर, वो भी इस युद्ध में मारे गए। और फाइनली 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम की घोषणा कर दी चीन ने 21 नवंबर 1962 को। और अरुणाचल प्रदेश में जो मैकमोहन रेखा है, पहले भारत और चीन की भी संधि हुई। तो संधि के तहत क्या हुआ कि मैकमोहन रेखा के जो चीन अंदर घुसाए थे वहां से वो मात्र 20 किलोमीटर पीछे हट गए और मैकमोहन रेखा को पूरे तरीके से उन्होंने खाली कर दिया। और इधर जम्मू कश्मीर में चीन ने लद्दाख क्षेत्र को तो पूरा छोड़ दिया, अपने सीमा में वापस चले गए, लेकिन अक्साई चीन को उन्होंने पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखा। अक्साई चीन का कोई भी हिस्सा उन्होंने भारत को नहीं दिया, पूरा तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। यह भी एक संधि के तहत हुआ था। 21 नवंबर 1962 को इस चीन युद्ध विराम की घोषणा हुई और यह युद्ध इस तरीके से समाप्त हुआ। तो अब हम चलते हैं अगले युद्ध की ओर। तो अगला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1965 में, लेकिन इस युद्ध के एक वर्ष पहले यानी कि 1964 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब जवाहरलाल जी नेहरू की मृत्यु हो गई थी और फिर 1965 में यह युद्ध हुआ था। तो भारत और चीन का युद्ध 62 में हुआ था और भारत को पहले ही बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तो इससे पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना भारत पर हमला कर दिया जाए, क्योंकि अब भारत कमजोर हो चुका है, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री की भी मृत्यु हो चुकी है और चीन युद्ध से भी भारत को बहुत नुकसान हुआ है। तो क्यों ना भारत पर हमला कर दिया जाए ताकि जो बच्चा कुछ है जो जम्मू कश्मीर है वो भी हमें मिल जाए। तो इसको देखते हुए
पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और पाकिस्तान और भारत के बीच कच्छ के रण को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद था। तो विवाद यह था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो डिसाइड की गई थी दोनों के बीच में वो क्लियर नहीं थी कि कौन सा क्षेत्र भारत का है, कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान का है। तो वहां पाकिस्तानी की जो बॉर्डर सेना है वहां पर उन्होंने हल्की फुल्की वहां पर फायरिंग चालू कर दी और इधर से भारतीय सेना ने भी उनके ऊपर फायरिंग चालू कर दी। तो यहाँ का जो विरोध हो रहा था उसको सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाई और यह डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान को कच्छ का 600 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान को मिलेगा और बाकी का कच्छ का जो पूरा एरिया है वह भारत के पास रहेगा। तो इस तरीके से यह सीमा विवाद को सुलझाया गया। तो यह सीमा विवाद सुलझ तो गया था और पाकिस्तान को जमीन भी दे दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर यह सोचा कि हम अगर भारत पे थोड़ा और दबाव बनाएंगे तो भारत हमें जम्मू कश्मीर का भी जो एरिया है वह दे देगा। तो इसके लिए पाकिस्तान ने एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग के तहत उनको यह करना था कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है उन्हें भारत सरकार के खिलाफ भड़काना था, ताकि जम्मू कश्मीर की जो जनता भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे और उनका विरोध करे। तो इसके तहत उन्होंने एक मिशन या एक ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर उन्होंने चालू किया। इसके तहत क्या किया उन्होंने कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी को पार करके जम्मू कश्मीर में एंटर किया और कुछ सेना को हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी एरिया में उतारा। लेकिन पाकिस्तान की यह जो प्लानिंग थी यह पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि वो जिन जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काने निकले थे उन्हीं ने तो पाकिस्तान की सेना के सोल्जर को पकड़ के भारतीय सेना के हवाले कर दिया और भारतीय सेना को उनका सारे ठिकाने बता दिए कि ये लोग यहाँ आए हैं और इस तरीके से इनकी प्लानिंग है। तो भारतीय सेना ने सभी को वहां से भगाया और वहां से युद्ध लड़के उन लोगों को मतलब पाकिस्तानी सेना को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद पाकिस्तान का यह मिशन बुरी तरह से फेल हो चुका था। तो पाकिस्तान ने उसी समय अपना दूसरा मिशन चालू किया और दूसरे मिशन का नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इस मिशन के जरिए पाकिस्तान ने अपनी लगभग सारी सेना को जम्मू कश्मीर में उतार दिया लड़ने के लिए और उनका मेन मकसद था अखनूर नामक भारतीय स्थान पर कब्जा करना। अखनूर नामक भारतीय स्थान पर कब्जा करना उनका मेन लक्ष्य था, ताकि अगर वो अखनूर पर कब्जा कर लेंगे तो अखनूर के आगे जो भारत के बड़े बड़े शहर है जम्मू कश्मीर के, वह जो अखनूर के भारत के जो बड़े बड़े शहर है जम्मू कश्मीर के, तो उन पर भारत का जो संपर्क है वह टूट जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि अखनूर पर कब्जा करना चाहते थे वो, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने क्या किया कि भारतीय सेना ने भी एक प्लानिंग बनाई कि यह सब अखनूर पर ढाबा बोल चुके सब एक साथ, अखनूर पर ढाबा बोल चुके हैं सब एक साथ, तो हम एक काम करते हैं कि पाकिस्तान की ज्यादातर सेना तो जम्मू कश्मीर में, तो हम पाकिस्तान की तरफ से मैदानी इलाके से पाकिस्तान में हमला करते हैं ताकि पाकिस्तान की आधी सेना जम्मू कश्मीर से इधर मैदानी इलाके में आ जाए। तो भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान के लाहौर पर हमला करने की सोची भारतीय सेना ने, और इसकी सूचना उन्होंने भारत के सेना अध्यक्ष को दी। लेकिन सेना अध्यक्ष ने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, हम मैदानी इलाके में या लाहौर में हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसकी भारतीय सेना की इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री ने सुना और उनको इस चीज की इजाजत दे दी कि तुम लाहौर पर हमला कर दो। तो भारतीय सेना धीरे धीरे लाहौर की तरफ आगे बढ़ी और भारतीय सेना लाहौर की बाउंड्री, लाहौर शहर की जो बाउंड्री वहां तक जा पहुंची और अपने टैंक वगैरह सब वहां तक ले पहुंची। पाकिस्तान को इस बात की भनक पड़ी और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से अपनी आधी सेना हटाकर लाहौर भेज दी और लाहौर के मुख्य द्वार पर उन सेनाओं को लगा दिया गया ताकि भारतीय सेना लाहौर शहर के अंदर ना आ पाए। तो इसके लिए पाकिस्तान ने वहां पर सेना लगा दी। इससे जो हमारी भारतीय सेना है उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा और भारतीय सेना जिस तरीके से लाहौर के अंदर घुसी थी उसी तरीके से पाकिस्तान भी भारत के अंदर घुस चुका था। और भारत की एक जगह थी जिसका नाम था खेमकरण नामक जगह पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। और यह चीज ध्यान रखिएगा आप कि जो ये युद्ध था इसका मेन जो स्थान था इनका युद्ध लड़ने का वो खेमकरण ही था। खेमकरण पे ही भारत और पाकिस्तान का भयानक युद्ध हुआ था और इसी खेमकरण जगह पर सबसे ज्यादा टैंकों का यूज किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा टैंकों का यूज जिस युद्ध में किया गया था वो यही युद्ध था और यही वो जगह थी खेमकरण।
तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच भयानक युद्ध हुआ और यह युद्ध इतना भयानक था कि दोनों देशों के हजारों सैनिक मारे गए। लेकिन फाइनली पाकिस्तान के सैनिकों को जो है पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भारतीय सेना ने उन्हें बहुत बुरी तरह हराया। खेमकरण को भारतीय सेना ने वापस से जीत लिया, जो उन्होंने पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, और बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के पास आधुनिक हथियार थे और आधुनिक टैंक थे, और भारत के पास पुराने हथियार थे और पुराने टैंक थे। उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया और खेमकरण जो जगह है उसको वापस से अपने अंडर में ले लिया और पाकिस्तान को वहां से उन्होंने भगा दिया। और इसके बाद फाइनली ये युद्ध समाप्त हुआ। तो ये युद्ध समाप्त कैसा हुआ वो देखते हैं हम। तो यूएस यानी कि अमेरिका और रूस की मध्यस्थता के कारण दोनों देशों के बीच संधि कराई गई और इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो 1965 का जो युद्ध है वो मध्यस्थता के कारण समाप्त हुआ और ये युद्ध इस तरीके से समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले युद्ध की ओर। तो अगला युद्ध 1971 में लड़ा गया था और यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान का ही एक भाग था। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत अत्याचार करते थे, उनके ऊपर उनसे बहुत मतलब भेदभाव करते थे। और पूर्वी पाकिस्तान की जो सेना है वो भी वहां के लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और वहां के लोगों को बहुत अच्छे से नहीं रखते थे वो लोग मतलब। तो इस कारण वहां के लोगों ने एक नए स्वतंत्र देश की मांग की कि हम पाकिस्तान में अब नहीं रहना चाहते, अब हम स्वतंत्र होना चाहते। तो वहां के जो देशवासी थे जो पूर्वी पाकिस्तान के, उनको वहां की सेना ने मार दिया। लगभग 30 लाख जो लोग थे वहां के जो विद्रोह कर रहे थे उनको वहां की सेना ने मार गिराया, 30 लाख लोगों को, क्योंकि वो अलग देश की मांग कर रहे थे। और उसके बाद वहां के जो 10 लाख लोग हैं, पूर्वी पाकिस्तान के 10 लाख लोग भारत में के बाउंड्री के अंदर घुस के भारत में आ गए थे। और इसकी खबर हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पड़ी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग वहां से भागकर भारत में आ गए, क्योंकि वहां पर उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और वहां के सैनिक उन लोगों को मार रहे हैं जो वहां पे विद्रोह कर रहे हैं। तो इस कारण इंदिरा गांधी ने यह सोचा कि अब बांग्लादेश को आजाद कराने का समय आ गया है। वहां के लोगों की ये मांग है कि उनका एक अलग देश हो। तो इंदिरा गांधी ने भारत की लगभग सारी सेना को, लगभग सब सेना को उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की बाउंड्री पर भेज दिया और पूर्वी पाकिस्तान की सेना और भारतीय सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। बहुत ज्यादा घमासान दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और उसके बाद भारत की ज्यादातर सेना पूर्वी पाकिस्तान की ओर लगी हुई है, तो क्यों ना हम भारत पर, पश्चिमी भारत पर हमला कर दे, क्योंकि वहां पर ज्यादा सेना नहीं है भारत की। तो पाकिस्तान ने एयरफोर्स के जरिए भारत के बड़े बड़े शहर श्रीनगर, आगरा, पठानकोट जैसे शहरों पर एयरफोर्स के जरिए बमबारी चालू कर दी, क्योंकि इधर भारतीय सेना ज्यादा नहीं थी। उसके बाद एक रात पाकिस्तान ने जैसलमेर के लोंगेवाला पर भी हमला कर दिया, क्योंकि लोंगेवाला में मात्र 120 सैनिक थे वहां पर लोंगेवाला में, और 120 जो सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तान के 2800 सैनिक को पूरी रात भर वहीं पर रोके रखा और उनसे युद्ध किया। और पाकिस्तान जो था वो 2800 सैनिकों और बहुत ज्यादा उनके पास टैंकों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, उसके साथ में वो भारत आया था। और उसके बाद भारत के पास जो है उनके पास मात्र कुछ बंदूकें और आधुनिक हथियार और कुछ माइंस थे जिसपे मतलब वजन जाता और वो फट जाते, ठीक है। तो उसके बाद में भारतीय सैनिकों ने उनको पूरी रात रोके रखा। उसका एक कारण था, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स के पास जो प्लेन थे, जो जेट प्लेन थे, वो केवल सुबह ही चल पाते, मतलब रोशनी में ही वो चल पाते हैं, नाइट में वो काम नहीं करते। तो उन्होंने सुबह तक का इंतजार किया। भारत के 120 सैनिकों ने उनको रात भर वहां पर रोके रखा और फिर सुबह भारत की एयरफोर्स के जो प्लेन आए और सारे टैंक और सारी सेना का उन्होंने विध्वंस कर दिया। बहुत घमासान युद्ध हुआ और हमारी एयरफोर्स ने उनके सारे टैंकों को नष्ट कर दिया और भारतीय सेना वहां से पाकिस्तानी सेना जो थी वो वहां से भाग गई, अपने टैंक भी उन्होंने छोड़ के ना वहां से भाग गई। इसी तरह लोनेवाला में पाकिस्तान की हार हुई। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो
पाकिस्तान अपनी गाजी पनडुब्बी, देखो मैं बात बता देता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान जो था वहां पर भारतीय सेना तो अटैक कर ही रही थी, साथ में भारत की वायुसेना भी पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक कर रही थी, और नौसेना भी, नौसेना में बंगाल की खाड़ी में हमारा विक्रांत जहाज खड़ा हुआ था, वो वहां से पूर्वी पाकिस्तान की ओर हमला कर रहा था और उसने बड़े बड़े बंदरगाह को नष्ट कर दिया था बांग्लादेश के। तो उसके बाद में पाकिस्तान ने, जो पश्चिम पाकिस्तान है, उसने यह सोचा कि विक्रांत जो है वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है पूर्वी पाकिस्तान में, विक्रांत जहाज को किसी भी हालत में रोकना होगा, वरना वो पूरे जो हमारा जो एरिया है पूरा उसका विध्वंस कर देगा वो। तो फिर इसके लिए पाकिस्तान ने गाजी पनडुब्बी, जिसका नाम है PNS गाजी, जो कि उसको अमेरिका ने दी थी, वो पनडुब्बी उन्होंने हिंद महासागर में उतार दी विक्रांत के सामने कि यह विक्रांत को नष्ट कर देगी। लेकिन यह खबर भारतीय नौसेना के पास लग गई कि गाजी पनडुब्बी पाकिस्तान ने भेजी है विक्रांत को नष्ट करने के लिए। तो वहां पर नौसेना ने एक प्लानिंग बनाई, क्योंकि गाजी पनडुब्बी ऐसी पनडुब्बी थी जिसको सिर्फ भारत का क्या एक ही जहाज उस पनडुब्बी को मार सकता था। तो उस जहाज का नाम था राजपूत जहाज ही उस पनडुब्बी के, पाकिस्तान की पनडुब्बी को मार सकती थी। लेकिन कुछ खराबी आने के कारण राजपूत जहाज था वो विशाखापट्टनम में रिपेयर हो रहा था, यानी कि सुधर रहा था, तो इस कारण वह जहाज चल नहीं पा रहा था। तो भारतीय सेना ने एक प्लानिंग बनाई कि क्यों ना वो जो पाकिस्तान की पनडुब्बी है उसे विशाखापट्टनम तक बुला लिया जाए, ताकि वो जहाज वहीं से उस पनडुब्बी को मार गिराए। तो भारतीय सेना ने प्लानिंग बनाई कि हम एक ऐसी खबर फैलाते हैं कि जिससे पाकिस्तान की पनडुब्बी सीधे विशाखापट्टनम आ जाए। तो उन्होंने खबर ये फैलाई कि विक्रांत जहाज जो है वो कल विशाखापट्टनम आ रहा है। उन्होंने खबर ये फैलाई कि विशाखापट्टनम, कल विक्रांत जहाज जो है कल विशाखापट्टनम आ रहा है, कुछ भी काम करना है उसके अंदर, इसलिए। तो ये खबर पाकिस्तानी नौसेना के पास लग गई, उन्होंने पनडुब्बी विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ दी और वहां पर वो पनडुब्बी खड़ी कर दी और विक्रांत जहाज का इंतजार करने लगे। इतने में सामने से राजपूत जहाज आया और उस पनडुब्बी का उसने विध्वंस कर दिया, उस पनडुब्बी को उसने मार गिराया, उस पनडुब्बी का उसने नाश कर दिया। तो इस तरीके से गाजी पनडुब्बी की हार हुई और वह पनडुब्बी नष्ट हो गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो पाकिस्तान जो था उसका अब काम तमाम हो गया था लगभग, क्योंकि हर तरफ से, भले नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो, हर तरफ से उसको मात दे रहा था इंडिया। पाकिस्तान ने यह मुद्दा यूएनओ में उठा दिया कि भारत पूर्वी पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म कर रहा है। तो यूएनओ में एक प्रस्ताव बनाया गया, उस प्रस्ताव के तहत कुछ संधियां डिसाइड की गई, लेकिन जो रूस जो देश था उसने इस संधि को अस्वीकार कर दिया, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, ये प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत जो भी कर रहा है सही कर रहा है। रूस ने वीटो का प्रयोग किया और इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, और फिर पाकिस्तान को वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया कि आप हमारी मदद कीजिए, ये स्थिति है और हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा जहाज, मतलब ये एक ऐसा जहाज था जिसमें 7 जहाज एक साथ चलते थे, 7वां बेड़ा जहाज उन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया। और इधर से इंग्लैंड ने अपना ईगल जहाज भी पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया, और ये दोनों जहाज हिंद महासागर की ओर विक्रांत की तरफ आगे बढ़ते गए। तो इसकी खबर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लगी। तो इंदिरा गांधी जी ने भी जो विक्रांत जहाज उन दोनों जहाजों के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन उन्हें यह बात पता थी कि विक्रांत जहाज जो है वो उनका सामना नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने रूस से मदद मांगी, क्योंकि रूस और भारत की एक संधि के तहत इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी। तो रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी और 40वां बेड़ा जहाज विक्रांत के सामने खड़े कर दिए, और अमेरिका और इंग्लैंड को चेतावनी दे दी कि अगर तुमने विक्रांत को थोड़ी सी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो जो हमला है वो रूस के ऊपर हमला माना जाएगा। और धीरे धीरे रूस उन जहाजों की ओर आगे बढ़ने लगा। तो इससे अमेरिका और इंग्लैंड की नौसेना घबरा गई, और घबरा के वह धीरे धीरे पीछे हट गई और वापस अपने देश लौट गई। तो इसी तरह रूस ने भारत का साथ दिया, और उसके बाद में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के सामने एक प्रस्ताव रखा कि या तो आप
इस प्रस्ताव को मान लीजिए, या हम युद्ध की जो गति है वो 10 गुना हम तेजी से बढ़ा देंगे और आपके जितने भी सैनिक है सबको हम मार देंगे और पूरा देश वैसे ही आजाद हो जाएगा। तो वहां के गवर्नर ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब एक स्वतंत्र राजधानी है और बांग्लादेश जो है वो है एक स्वतंत्र देश है। तो इस तरीके से बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान की गिरफ्त से और यह युद्ध यहीं पर समाप्त हुआ। और तो अगला युद्ध हुआ था 1999 में और ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और ये युद्ध भारत और पाकिस्तान का चौथा युद्ध था। और ये युद्ध जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम था कारगिल, जो कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है कारगिल नाम का। तो ये युद्ध वहीं पर हुआ था। तो इस युद्ध में उग्रवादियों ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, कई इलाकों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और इस बात की सूचना जो है वो भारतीय सेना को मिल गई थी। तो भारतीय सेना ने कुछ सैनिकों को उस इलाके में भेजा कि आप जाकर देखिए क्या स्थिति है वहां की। तो वहां के जो उग्रवादी थे उन्होंने भारतीय सैनिक मतलब 5 भारतीय सैनिक की हत्या कर दी। तो इससे भारत सरकार ने भारत की वायुसेना को आदेश दिया कि तुम जाकर वहां पर कार्रवाई करो। ठीक है, तो भारतीय सेना वहां कार्रवाई करने गई, भारतीय वायुसेना, और वहां पर जितने भी उग्रवादी और सेना थे सबको उन्होंने मार गिराया और सारे जो क्षेत्र थे उन सबको वापस से जीत लिया या वापस से भारत के अधीन कर दिया। और यह युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, कारगिल का युद्ध। और 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध समाप्त हो गया था और 26 जुलाई जो है वो कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी प्रकार आज हमने भारत के सभी महत्वपूर्ण युद्धों पर चर्चा की और आपको मैं एक बार और 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।